डेमोक्रेसी वगैरह है हम्म। ना। तो इसमें क्या है, देखो कि मेरा जो इसमें है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक लेबल है। हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली पेड मीडिया से जब आप लड़ते हो ना कभी भी, हम्म। आज से नहीं है, वो 100 साल 200 साल से हम्म। पेड मीडिया से लड़ाई जो होगी हमेशा, वो ये दो ही चीज पे होगी, लेबल वर्सेस प्रोसीजर। वो हमेशा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लेबल का ही इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और लेबल होता है, उसकी ताकत क्या है कि 90% वोटर लेबल से ही इनपुट लेता है, वो प्रोसीजर में जाने वाला ही नहीं है जिंदगी में। तो होता क्या है कि वो लेबल को इस तरीके का फॉर्म कर देते हैं कि 90% लोग उससे वो जो चाहते हैं वो अर्थ उनको वो समझा देते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, वो एक्चुअली एक लेबल है। और लेबल कोई भी हो, उसके ऊपर कोई डिबेट मतलब बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं होता है। ठीक है। डेमोक्रेसी की जगह आप कुछ भी और बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले क्या है, मेरी तरफ से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है वो मैंने लिखी थी कि भाई मेरी लोकतंत्र की परिभाषा तो ये है। पर बाद में अभी 2 साल से मैंने वो शब्द का इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया है। अब मैं ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में नहीं है, ये सब 2 साल पहले तक मैं लोकतंत्र का मैंने जो डेफिनेशन रखी थी, पर मेरी डेफिनेशन फिर मेरे को समझ आया भाई मेरी डेफिनेशन कितने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, 5,000 10,000। पर उन्होंने जो किताबों में छाप के रखा है लोकतंत्र की डेफिनेशन, वो तो करोड़ों लोगों तक जाएगी। तो मैं अपनी डेफिनेशन को पुश करूं तो वो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो तब से फिर मैंने इसको लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसकी जगह पर मैं अब शब्द यूज करता हूँ वोटिंग राइट, मताधिकार। ये है, मताधिकार एक प्रोसीजर है एक्चुअली में। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा आप अलग बना सकते हो, मैं अलग बना के दे सकता हूँ, अब्राहम लिंकन ने अलग दी थी, जनता के लिए जनता को जनता द्वारा, इस टाइप का कुछ सर्कस है। लेकिन मताधिकार का यूनिवर्सल मतलब एक ही रहेगा कि भाई कहीं पे वोटिंग राइट है, मतलब हाँ वोट देने का अधिकार। ठीक है ना। तो तब से डेमोक्रेसी को मैं यूज नहीं करता हूँ, और मैं यूज करता हूँ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट जब बोलेंगे तो सामने वाला अलग अर्थ ले ही नहीं सकता। तो अब मैं आता हूँ, आदमी बोलता है अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो अब इधर से वो ये भी बोलेगा भारत में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर वो ये बोलेगा अमेरिका में वोटिंग राइट है, तो भारत में भी वोटिंग राइट है। लेकिन अब अगले स्टेप पे जब मैं ये बोलूंगा कि अमेरिका में रिकॉल राइट भी है, तो अभी भारत के लिए वो कोई लेबल यूज नहीं कर सकता, उसको बोलना पड़ेगा हाँ भारत में तो रिकॉल राइट नहीं है। फिर वो बोलेगा, मैं बोलूंगा अमेरिका में जूरी राइट्स भी है, तो उसको कोई बचने की जगह नहीं है, उसको बोलना ही पड़ेगा कि हाँ भारत में जूरी राइट्स नहीं है। और अमेरिका में रेफरेंडम राइट्स भी है, तो उसको बोलना पड़ेगा हाँ भारत में रेफरेंडम राइट्स नहीं है। और फिर गन राइट्स भी है वहां तो, पर भारत में नहीं है। तो अब जितने भी मुल्क में कौन सी व्यवस्था है, वो डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है, वो बहस ही बेकार है, एंड में कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें होगा ऐसे ही कि भाई चाइना है, तो चाइना में क्या है कि भाई चाइना में वोटिंग राइट नहीं है, भारत में वोटिंग राइट है। लेकिन चाइना में जूरी राइट्स हैं और भारत में जूरी राइट्स नहीं है। और रशिया है तो वहां पे जूरी राइट्स हैं, भारत में नहीं है। तो ऐसे करके जो है, अब सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं है, जूरी राइट्स भी नहीं है, रेफरेंडम राइट्स भी नहीं है, रिकॉल राइट्स भी नहीं है। पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर पिछले देश जब से पाकिस्तान आजाद हुआ 70-74 सालों में, तो 74 सालों के दौरान 20 वर्ष उनके पास वोटिंग राइट रहे। अच्छा। और 74 में से 20 गया तो 54 साल उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। अभी फिर से वोटिंग राइट आए हैं उनके पास। ठीक है ना। तो जब ये पॉइंट को फ्रेम करके बात करें अगर, तो बात में सार आएगा
क्योंकि तब फिर आगे आएगा कि भाई अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी, पर अमेरिका तो आगे निकल गया। तब ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, भाई भारत के लोग तो जागरूक नहीं है, इसलिए पिछड़ गया। भारत के लोगों की तो राष्ट्रीय संस्कृति घटिया है रही है, तो भ्रष्ट लोग होते हैं भारत के। पर अगर ये क्वेश्चन फ्रेम करोगे कि भाई देखो भारत के अंदर केवल वोटिंग राइट है, अमेरिका में वोटिंग राइट भी है, रिकॉल राइट भी है, जूरी राइट भी है, रेफरेंडम राइट भी है, गन राइट भी है, तो जनता के पास वहां पे 5 पावर आ गई ना। तो ये चीज एकदम निकल के सामने आती है ना फिर। तो इसमें जो आपने मेरा पुराना आर्टिकल था वो भेजा था, तो उसमें मेरा ये है कि भाई डेमोक्रेसी है। अब मैं इसका 1.5-2 साल से इस शब्द का मतलब इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं सीधा वोटिंग राइट पे बात करूंगा कि भाई वोटिंग राइट होना नहीं होना, डेमोक्रेसी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो वोटिंग राइट दे दो, डेमोक्रेसी है नहीं है, कोई खड्डे में जाने दो। दूसरा, अब हमको रिकॉल राइट दे दो, जूरी राइट दे दो, रेफरेंडम राइट दे दो और गन राइट दे दो। आप फिर अखबार में छपा दो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे नहीं है भाई। हमको राइट चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी पे तो मेरा ये है। दूसरा क्या है, मतलब कैसे है कि जो लेबल है उसकी जगह मैंने प्रोसीजर फ्रेम कर दिया है। तो डिबेट है, प्रोसीजर पे रहो, लेबल पे मेरे को नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है कि अच्छा अब देखो, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आपने एक जुमला सुना होगा ना, आने वाला है भारत में कानून, एक देश एक चुनाव। हाँ, तो अब देखो होगा क्या कि वो ये बोलेंगे, जब ये कानून लाएंगे ना एक देश एक चुनाव, तो बोलेंगे अब भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो गया। मतलब ये एग्जैक्ट शब्द वो 1 करोड़ बार छापने वाले हैं अखबार और टीवी में कि अब देश में लोकतंत्र और मजबूत हो गया है एक देश एक चुनाव आने से। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी मजबूत हो गई बोलेंगे। लेकिन अगर मेरी आप लेते हो तो भारत में वोटिंग राइट है, 5 साल में 3 बार वोट देने का राइट है हमको। एक बार विधायक के लिए, फिर 1-1.5 साल बाद सांसद के लिए, फिर 2-1 साल बाद में नगर परिषद के लिए। तो हम 5 साल में 3 बार वोटिंग राइट यूज करते हैं ना। तो एक देश एक चुनाव है, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई अब भारत में 5 साल में एक ही बार वोट देने का रहेगा, 2 बार का वोटिंग राइट खत्म कर दिया है उन्होंने। तो अब ये क्लियर समझ आ रहा है ना, कोई लोकतंत्र मौजूद हुआ नहीं हुआ, पर हमारे वोटिंग राइट कमजोर हो चुके हैं। पहले 5 साल में 3 बार बटन दबता था, अब एक ही बार दबाएंगे, तो आवाम कमजोर होगी। नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोकतंत्र को सामने रख के बहस करोगे तो वो 1 करोड़ बार लिखने वाले हैं। अभी लोकतंत्र मजबूत हो गया, एक देश एक चुनाव आया तो फिर उसको आप लोगों को समझाओगे कैसे? बात को आप समझा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहस तो उन्होंने लोकतंत्र पे छेड़ दी, जबकि वोटिंग राइट पे छेड़नी थी। ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान है, उसकी बैंड क्यों बजी? क्योंकि उनको 74 साल में से 20 साल ही वोट देने का मौका मिला, 4 बार, बाकी उनको मौका ही नहीं मिला। तो वो मुल्क खत्म होने के कगार में चला गया। मतलब वोटिंग राइट का ताकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान भारत साथ में आजाद हुए, पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि वहाँ पे वोटिंग राइट 20 साल के लिए ही चालू रहे, बाकी सस्पेंड हो गए। तो सस्पेंड हो गए तो वोटिंग राइट, जब वोटिंग राइट में कमी आएगी तो कंट्री खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान उसका एग्जाम्पल, ठीक है। और अमेरिका है, वहाँ पे दूसरे राइट्स होने के कारण वो हो गया। तो ये डेमोक्रेसी का है। अब दूसरा इसमें रहता है कि तो एक तो ये मतलब देखो, अगर आप एकेडमिक शब्दों पे बहस बनाओगे तो उसमें बहस कैसे आती है? लोकतंत्र अच्छा है कि अराजकता अच्छी है कि डिक्टेटरशिप अच्छी है? और वो पूरी बहस क्यों फिजूल बोल देता हूँ, क्योंकि ये सब लेवल है, प्रोसीजर है ही। अब तो ये लोकतंत्र की प्रोसीजर हुई जो मैंने बताया, वोटिंग राइट, ठीक है। और अब कोई मेरे को पूछता है तो भाई लोकतंत्र अच्छा किसको कहोगे? तो मैं कहूंगा भाई देखो, लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है तुम पब्लिक को राइट कितने देने वाले। क्या तुम वोटिंग राइट दोगे, रिकॉल राइट दोगे, जूरी राइट दोगे, गन राइट, कौन से राइट दोगे वो बता दोगे, ठीक है। तो एक तो ये एक मॉडल हुआ। अब इसमें फिर दूसरा मॉडल होता है कि एक तो फिर आता है डेमोक्रेसी के बाद में, फिर एक और ये जो अब इसमें पॉलिटिकल साइंस की किताबों में छापे हैं इन्होंने, एक तो मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजशाही, और एक होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ठीक है। उसके पहले क्या बोला आपने? एक तो मोनार्की के पहले राजतंत्र, वो मोनार्की होगी,
हाँ, तो एक ही बात हुई ना, राजतंत्र। राजशाही, हाँ मोनार्की। हाँ, राजशाही। हाँ हाँ, मोनार्की कहो हाँ या राजशाही कहो हाँ या राजतंत्र कहो। हाँ हाँ ठीक है, तो आज भी आपको भारत में ऐसे बहुत सारे मतलब लोग मिलेंगे, हाँ। किताबें ज्यादा पढ़ गए हैं जो कि भाई राजाशाही होनी चाहिए, राजा वाला सिस्टम अच्छा है। ठीक है, तो पहले और एक फिर होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ठीक है ना, तो पहले तो इन दोनों में एक ही अंतर है केवल, और कोई अंतर नहीं है। वो अंतर है कि राजशाही में अगला राजा विरासत से आएगा, जबकि डिक्टेटरशिप में अगला राजा सैन्य बल या बाहुबल से आएगा, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र यानी कि ये वोटिंग राइट वाले सिस्टम में क्या होता है कि भाई जो राजा रहेगा वो हर 2-5 साल में, 1 साल में, 5 साल में जनता को जाके पूछेगा कि भाई मेरी नौकरी चालू या नहीं। वो तो हो गया वोटिंग राइट वाला सिस्टम कि भाई जनता में आके आदमी पूछता है कि भाई मेरी नौकरी चालू रखनी या नहीं। जनता बोलती है नौकरी खत्म, तो राजा की नौकरी चली जाती है। राजा मोनार्की का सिस्टम क्या होता है कि भाई जो राजा है वो जनता को कभी भी नहीं पूछेगा मेरी नौकरी चालू या खत्म, उसकी नौकरी हमेशा चालू है। जनता को का इसमें जीरो भूमिका है। वो शासन अच्छा करे पूरा करे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जनता के पास कभी जाके नहीं पूछेगा कि भाई मेरी नौकरी, मैं राजा हूँ तो मैं राजा रहूं या हट जाऊं। तो ये राजशाही का बेसिक मतलब ये है कि भाई जनता से कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो ये बात कहाँ डिफाइन होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होती है कि इस देश में क्या है, मतलब राजशाही है, लोकतंत्र क्या है? देखो, जब भी राजशाही रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि जो राजा ने बोला वो संविधान हो रहा है ना। अच्छा, कभी भी कुछ भी बोल देगा वो। भाई राजशाही मतलब जैसे अकबर, बाबर, अच्छा, विक्रमादित्य, हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला वही संविधान हो रहा है ना। तुरंत 1-1 घंटे में वो संविधान छपता रहता है उनके मुंह से। अच्छा, फरमान वो निकालते रहते हैं, सुनो सुनो राजा ने। हाँ बस, हाँ भाई राजा ने बोला है कल से लगान 5% लीजिए, 7%। तो वो जब बोला उसी समय वो संविधान कानून जो भी है वो उसका मुंह से निकला, वही शासन हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बाहुबली में नहीं होता है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। वो बोलती है ना, वो कौन, शिवगामी देवी, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो राजशाही में वचन ही शासन होता है। जो मुंह से निकला राजा के वो उसका शासन का ढंग हो जाएगा। मतलब पहले से प्री डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि राजशाही है। कोई नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है और कोई भी संविधान नहीं है। अच्छा, राजा ने जिस दिन जो निजाम रखना है वो निजाम चालू है। राजा 1 घंटे में निजाम पलटना चाहे तो अकेला वो उसके लफ्ज से निजाम पलट देगा। अच्छा अच्छा। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था तो दिल्ली में बैठता था, सुल्तान था, तो उसने बोला कि भाई आगरा को राजधानी बनाते हैं, तो बस उसने जिस समय बोला उसके अगले घंटे से आगरा को राजधानी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। मतलब कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कल को मोदी बोले कि मुंबई है राजधानी, तो उसको रोकने वाला कौन है? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम है। मुंबई राजधानी है तो मोदी ये बोलेगा, उसके पहले उसको 372 सांसद से पूछना है। वो बोलेगा नहीं पूछ रहा हूं मैं। नहीं पूछना है तो सांसद हटा देंगे ना, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री तभी तक प्रधानमंत्री रहेगा जब तक 372 सांसद बोलेंगे कि तू प्रधानमंत्री है। मैं नहीं मान रहा उनको। तो वैसा आप मतलब आप एज ए वोटर नहीं मान रहे या आप एज ए एमपी नहीं मान रहे? एज ए पीएम नहीं मान रहा, उनको कंसीडर नहीं कर रहा मैं, और इस संविधान को भी नहीं मान रहा मैं। नहीं भाई, आपकी सिचुएशन तो बताओ, आप वोटर या एमपी? आप पीएम हूँ मैं। अच्छा, आप पीएम हो? हाँ। नहीं तो संविधान में क्या लिखा है कि पीएम तभी तक पीएम है जब तक उसके 372 सांसदों का विश्वास या समर्थन मिला हुआ है। तो अब मान लो आप एक एमपी हो, तो आप बोलते हो मैं इसको पीएम नहीं मान रहा, फर्क नहीं पड़ता। 372 बोल रहे हैं ना कि ये पीएम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और जैसे ही 370 हो गए थे बोलने वाले कि इसको पीएम होना चाहिए, ये पीएम है, पर दो इधर उधर हो गए, खत्म, पीएम खत्म हो गया। पीएम अब अगले घंटे से पीएम नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर पीएम को पूरी सेना का विश्वास प्राप्त है तो ऐसा कह सकता है ना, मैं कह सकता हूँ, वो कह सकता है ना कि मैं इन सांसदों की बात नहीं मान रहा। ऐसे मुशर्रफ ने ऐसा ही किया होगा। हाँ, उसको बोलते हैं वो डिक्टेटोरियल रेजिम हो गया।
हाँ। कि प्रधानमंत्री क्या बोलेगा कि भाई एमपी है, ये सबसे मेरे को नहीं पूछना है। हाँ। तो फिर क्या होता है कि भाई तो वो शासन कैसे करेगा? अभी तो संविधान और कानून से कर रहा है। हाँ। तो फिर वो शासन कैसे करेगा? तो वो बोलेगा मैं बाहुबल से शासन करूंगा। हाँ। हाँ। तो अब उसको चाहिए आर्मी। हाँ। हाँ। तो वो जनरल को बोलेगा कि भाई तू मेरी तरफ आता है क्या? हाँ। वो जनरल बोलता है ठीक है मैं तेरे साथ आता हूँ। हाँ। तो वो जनरल को बोलेगा एक टुकड़ी भेजने को, हाँ। और एक टुकड़ी आएगी 10-12 मतलब 10-12 हजार सैनिकों का बटालियन दिल्ली आके टेक ओवर कर लेगा। हाँ। और एमपी सबको बोल देंगे भाई तुम घर जाओ, हाँ। संसद बंद है, हाँ। हाँ। राइट राइट अभी से मैं हो गया। राइट तो राइट वो तानाशाही या डिक्टेटरशिप आ गई। वो राइट राइट डिक्टेटरशिप आएगी, वो सैन्य बल या बाहुबल से आएगी। राइट राइट। ठीक है ना? हाँ। पर राजा में मतलब मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में फर्क एक बहुत बारीक और हाँ। बड़ा है कि राजाशाही एक बार आ गई हाँ। तो उसकी औलाद ही राजा बनेगा। पर डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि जैसे स्टालिन है या माओ है, वो डिक्टेटर थे, तो उसका औलाद राजा नहीं बन सकता। नया वही बनेगा जिसको जो सेना का इस्तेमाल करके कब्जा कर ले। तो जब तक अभी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पीएम सिर्फ इस वजह से हैं कि 372 सांसद का विश्वास मिला हुआ है उनको। और लोकसभा स्पीकर या विपक्ष किसी भी दिन लोकसभा स्पीकर को जाके बोल सकता है कि भाई हमें लगता है कि मोदी को अभी 372 सांसद इसके साथ नहीं है, तो मुझे कल हमें दिखाया जाए कि 372 इनके साथ हैं क्या। तो कल की डेट में वोटिंग होगी, फिर स्पीकर संसद में वोट करवाएगा और इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। सुना होगा आपने, काफी बार देखा भी होगा अविश्वास प्रस्ताव पेश करना कि भाई विपक्ष बोलता है हमें लगता है कि 50 सांसद हैं वो खिलाफ हो चुके हैं और अब इनके पास में 372 का आंकड़ा है ही नहीं। तो फिर वोट गिरते हैं। उस वोट में अगर 372 आ गया पीएम के पास वापिस सांसद का वोट, तो वो पीएम बना रहेगा, वरना उसकी पीएमशिप उसी दिन खत्म हो जाती है 1 घंटे में। ये सिस्टम होता है। तो जैसे मैं बताऊं आपको, वाजपेयी का जो सरकार गिरा था परमाणु परीक्षण के बाद में जो गिराया था, वो 1 वोट से ही हारा था वाजपेयी। सैफुद्दीन सोज करके जो था उसने क्रॉस वोटिंग की थी, 1 ही वोट से हारा, वो 271 ही ला पाया था और 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो ऐसे करके ये वो जो पीएम होता है वोटिंग राइट के सिस्टम में, एमपी वाले मॉडल में, उसमें वो हर कुछ नहीं कर सकता। उसको 272 लोगों को पूछना पड़ेगा, एमपीओ को। ठीक है, असली ताकत, क्योंकि वो 272 एमपी लेके बैठे हैं, पीएम के पास पावर नहीं है। ठीक है, उसकी सारी पावर तब तक है जब तक 272 साथ खड़े हैं। ठीक है, पर राजेशाही में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेला है, वो अकेला सब है, तोप है, टैंक है, सब अकेला ही है। मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं है, सीधा उसके पास जनरल है और वो जो बोलता है वैसे शासन चलता है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से पहले, मतलब वोटिंग राइट तो 19वीं शताब्दी में आने शुरू हुए और 20वीं शताब्दी में आए। यूनिवर्सल सफरेज तो 20वीं शताब्दी तक आया, लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले तक पूरी दुनिया मोनार्की से ही चलती थी। पूरी दुनिया, सब जगह राजा होता था और वो उसकी मर्जी होती थी, जैसे कानून बनाता था, छापता था और काम चलाता था। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है इसमें। हाँ, ये जो राजशाही और डिक्टेटरशिप है और जो ये तथाकथित लोकतंत्र है, इस सबके पीछे मुझे एक कॉमन पावर लग रही है जो इस डिफाइन करती है, चलाती है और एस्टेब्लिश करती है, वो है पेड मीडिया, राइट? हाँ, मतलब राजा के पास पेड मीडिया होगी तभी तो राजा बना रहेगा, नहीं तो एनार्की हो जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, देखो पहली बात तो पेड मीडिया आया 17वीं शताब्दी में, ठीक है। अच्छा, मतलब 18वीं शताब्दी में तो पेड मीडिया है, वो 250-300 साल पुरानी, 300 साल पुरानी आइटम है। 300 साल पहले तक मीडिया नहीं था, ठीक है। तो मतलब आज जिस फॉर्मेट में हम पेड मीडिया को बोल रहे हैं वो वाला मीडिया नहीं था। उसके पहले जो मीडिया था वो कैसा था? राइटर, पोएट, नाटककार, कवि और
साहित्य लिखने वाले, तो वो सब भी पेड मीडिया ही है? वो ज्यादातर से ज्यादातर पेड मीडिया ही होता था। कुछ एक जो होता था वो नॉन पेड मीडिया भी होता था, पर जब वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था तो राजा उसको फिट करवा देता था। मतलब यूं समझो अकबर का शासन चल रहा है, तो अकबर के शासन में जितनी छूट अकबर ने दी है, कबीर या तुलसी उस लेवल तक जाके अपना कविता लिखते रहेंगे। जहाँ पे वो अकबर देखेगा भाई ये तो ज्यादा हो रहा है, तो वो आदेश निकाल देगा भाई तुलसीदास है उसको उठा के अंदर ले आओ और उसके जितने भी ग्रंथ है सब उठा लाओ और इसके सभी पे बेल लगाओ और ये सब जला जुलू दो। तो मतलब फर्क क्या है कि वो जो पहले के कवि वगैरह जो रहते थे वो प्रायोजित राजा द्वारा होते नहीं थे। लेकिन उनपे ये भय रहता था कि भाई ऐसी बात बोलेंगे लिखेंगे जो राजा के खिलाफ जाएगी, तो राजा हमको उड़ा सकता है। अच्छा। तो वो मतलब एक तरह से फर्क है। देखो पेड मीडिया का मतलब क्या है कि मतलब जो छप रहा है ना उसके लिए पेमेंट मिली हुई है, उसी हिसाब से छपेगा। पर पहले कैसा था, भय था। तो उस भय की सीमा रेखा के अंदर वो लिखते रहते थे। जैसे एक प्रेमचंद का नाम सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद। तो उन्होंने जो शुरू में अपनी पहली कहानी लिखी थी सोजे वतन, तो ब्रिटिश को हाथ लगी तो उन्होंने इसको बैन कर दिया था और इसकी सारी प्रतियां जलवा दी थी। तो बाद में ये 1-2 साल के लिए गायब हो गए मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव असली नाम होता था उनका। अच्छा। और फिर बाद 2-1 साल तक वो चुप खामोश बैठे रहे। बाद में फिर उन्होंने अपना नया नाम रखा मुंशी प्रेमचंद और फिर इस नाम से लिखना शुरू किया। अच्छा। तो सोजे वतन जो उन्होंने लिखा था उसका टोन अलग था। वो कहानी आज भी मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे। सोजे वतन का उसका टोन अलग था, ठीक है। पर जब उसको बैन किया तो मुंशी प्रेमचंद ने देखा वो तो क्या सरकार की नौकरी भी तो कर रहे थे ना। वो नौकरी भी सरकार की कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मानव मन और मनोविज्ञान और इस टाइप की कचरा चीजों पे लिखना शुरू कर दिया। तो बाद में आप उनके सारे पढ़ोगे जितना भी साहित्य है वो सब मनोविज्ञान और मानव चरित्र पे ही है सारा। पॉलिटिक्स पे उन्होंने नहीं लिखा फिर। तो अब जैसे उस समय के ब्रिटिश थे तो वो प्रेमचंद को ये नहीं कह रहे हैं तू ये लिख वो लिख। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद ने लिमिट क्रॉस करी तो ब्रिटिशर्स ने उसकी घड़ी दबाई। लेकिन जितने भी इतिहासकार और वो पोएट नामचीन होते थे, जितने भी नामचीन, वो सारे राजा द्वारा पेड होते थे। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि नामचीन उस समय होने का कोई तरीका ही नहीं था। एक ही तरीका था, राजा ही नामचीन करेगा, वरना नामचीन होगे कैसे आप। मतलब नामचीन होने का कोई तरीका नहीं है। जब तक राजा नहीं आपको नामचीन करता तब तक आप नामचीन नहीं होगे ना। जैसे तानसेन था, ठीक है। तो तानसेन बहुत तगड़ा वो था, क्या तबले वाला था ना, ये गायक, वो बजाता था, गायक। हाँ गायक था। तो पर वो गायक था तो सबसे बढ़िया था। तो तानसेन से बहुत तगड़े तगड़े भी थे। अच्छा। पर वो दरबार में एडमिट ही नहीं किया उनको, तो नाम किधर मिलेगा आपको उनका। अच्छा। मिलेगा क्या, मतलब उसके नाम मिलने का सवाल ही नहीं है। उसके पाठक और श्रोता यदि ऐसे हो जाएं, और मतलब वैसे भी तो हो सकता है, मतलब वो वैसे ही नहीं तो वो आप तक आएगा कैसे, आदमी पहुंचेगा कैसे। उस समय जो दर्ज किया जा रहा है वो तो सिर्फ राजा भाई जो जिसका नाम आगे बढ़ेगा वो राजा के खिताब से ही बढ़ता था ना। हाँ। मतलब राजा के खिताब तो नाम आगे बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ाओगे। और या फिर वो ऐसी बात लिखे जिसपे राजा को एतराज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी ने जितना भी लिखा वो सबको राजा ने प्रमोट नहीं किया। पर सोसाइटी ने उसको संग्रहित कर रही है, पर राजा उसमें पत्थर तो नहीं फेंक रहा है ना। राइट। पर कोई ऐसा है जिसके बीच में राजा पत्थर फेंकने वाला है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता ना, नाम उसका आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस समय जो जैसे ये था आपके मिर्जा गालिब, तो ये गालिब भी बहादुर शाह जफर जो था उसका वो था, इसने पेंशन दे रखी थी और वो पेंशन से इसका खर्चा चलता था। लखनऊ का ना, पहले लखनऊ के नवाब से पेंशन पे खर्चा चलता था। और जो मीर था, मीर तकी मीर, वो भी पेंशन पे था, उसको भी पेंशन से आती थी। राजा के दरबार में जाके
और ये वो जोक था, तो ये सब पेंशनर थे, मतलब इन सबको वजीफे मिलते थे, ठीक है ना। तो अब कोई आदमी ऐसी बात लिखेगा जो राजा के खिलाफ जा रही है, तो वो शायर या कभी तो चलने वाला नहीं है। तो ऐसे करके 90% जो है वो इस तरीके से या तो राजा द्वारा प्रमोटेड थे और या फिर उन्होंने सच्चाई को लिखा नहीं कभी। अब प्रेमचंद ने जैसे मान लो ब्रिटिशर्स ने ना रोका होता और प्रेमचंद ने सोजे वतन लिखने के ट्रैक पे सारा साहित्य लिख दिया होता, तो हमको हिस्ट्री की किताब की जरूरत नहीं होती, वो इतनी हिस्ट्री वो लिख जाता अकेला, प्रेमचंद ही लिख जाता, पर नहीं लिख पा रहा। तो इस तरीके से जितने भी, तो जो उस आज से नहीं 2000 साल से जितने भी साहित्यकार, पोएट और ये होते थे, कवि, शायर वगैरह, नाटककार, वो सब प्रेम पे लिखते थे और फिलोसॉफी पे लिखते थे, पॉलिटिक्स पे नहीं लिखते थे। पॉलिटिक्स पे जैसे ही लिखोगे वो राजा के स्तर में होना चाहिए, तो ही वो पॉलिटिक्स पे लिखना उसका पॉसिबल हो पाएगा। ये सिस्टम था। तो मोनार्की में ये 18वीं सदी से पहले सारी दुनिया में मोनार्की चलती थी, और फिर आपको डिक्टेटरशिप आती है। तो डिक्टेटरशिप तो सिंपल है, आप समझ गए ना, जैसे मुशर्रफ है, ये स्टालिन है, माओ है, तो ये सब डिक्टेटरशिप मतलब जिसने सेना का इस्तेमाल करके देश कब्जे में कर लिया और वो बिना किसी को पूछे अपनी मर्जी से कानून छापता रहता है। हाँ, हमारा जनरल का विश्वास ले लिया और जनरल के बाकी सारे सैनिक गुलाम है, ऐसा ना। हाँ, और ज्यादातर मामलों में जनरल होता था वही डिक्टेटर हो जाता था। हाँ 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 हाँ। मतलब जैसे मान लो मोदी साहब ने अभी जनरल जो भी है भारत का, उसको बोला भाई तुम मेरा सपोर्ट करो और टेक ओवर कर लेते हैं और तुमको होम मिनिस्टर बना दूंगा। तो बोलता ठीक है चलो मैं कल सेना लेके पहुंचता हूँ। तो वो दिल्ली घुस गया सेना लेके और उन्होंने सब टेक ओवर कर लिया। तो अगले मिनट अब वो जनरल सोचेगा ना भाई क्या गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं ना, मोदी के आगे पीछे है कौन, तो वो उठा के उसको मोदी को अंदर डाल देगा और वो खुद बन जाएगा और फिर उसका वो गाड़ी चलता रहेगा। अमेरिका जो है, जो देशों में मीडिया के थ्रू एंट्री नहीं होती है अमेरिका की, वहां पे वो इस तरीके का इस्तेमाल ज्यादातर करता है। वो वहाँ की सीधी आर्मी को अप्रोच करता है और आर्मी को कब्जे में लेके और वहाँ के पॉलिटिक्स को कंट्रोल में ले लेता है। अच्छा, इसमें म्यूटनी वगैरह कई मुल्कों, दर्जनों मुल्कों के साथ उसने ऐसा किया। हाँ, इसमें म्यूटनी वगैरह नहीं होती है? देखो अगर जनता के पास में वो नहीं है, अगर क्या बोलते हैं इसको, वेपन, तो म्यूटिनी कैसे करोगे, मतलब विद्रोह होगा कैसे? जनता का नहीं है ना, जनता के पास तो हाँ बोलो। नहीं, जनता का रोल नहीं है ना इसमें, सैन्य विद्रोह होते हैं ना, म्यूटनी नहीं। वो अच्छा, वो सॉरी मैं रिवोल्ट को आंसर करने लगा। हाँ, म्यूटनी क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब भी जनरल ये जस्त लगाता है ना छलांग, तो उसके पहले वो अपने ज्यादातर उसको विश्वास में ले लेता है। जैसे आज जनरल है तो जनरल बोलता है टेक ओवर करना है मोदी को, या मोदी बोलता है जनरल को भाई टेक ओवर करना है, तो जनरल क्या करेगा, सारे ब्रिगेडियर हैं उनमें से देखेगा भाई कौन कौन ब्रिगेडियर साथ आ सकते हैं। सही बात। फिर वो ब्रिगेडियर अपना देखेगा कभी, हाँ भाई ये कितने कर्नल और मेजर साथ आ रहे हैं। राइट। उसमें जब वो देखेंगे कि हाँ 12 में से 10 ब्रिगेडियर साथ में है, वो जब जस्त लगाएंगे तब वो लगाएंगे कैसे, इधर जब वो इधर बढ़ेंगे तब वो 2 ब्रिगेडियर को भी उठा के अंदर डालने वाले। तो विद्रोह की संभावना वाले लोग उनको उठा लिया जाता है, मेजर कर्नल ये वो। और एक बार जब ऊपर की ब्रास सेट हो जाए ना, मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट सेट हो गए, तो उसके बाद में जो सैनिक है वो ये विद्रोह करें, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्यों हो जाता है, क्योंकि मान लो कोई एक टुकड़ी के अंदर विद्रोह हुआ तो उनके पास 99 टुकड़ी है उसको दबाने के लिए, क्योंकि भाई एक कर्नल की बटालियन ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, 99 टुकड़ियां है, वो कर्नल अपने लोग भेजेंगे और वो हो जाएगा। और ऐसे करके मुश्किल होता है, म्यूटिनी हो नहीं पाती है असल में। तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई 12 ब्रिगेडियर से बात हुई और 4 ब्रिगेडियर ही साथ आ रहे हैं, 8 ब्रिगेडियर तो उनका मानस कुछ जम नहीं रहा है कि नहीं पब्लिक को बहुत सपोर्ट है मोदी का, अभी नहीं करना, तो फिर वो रिवोल्ट होगा ही नहीं, मतलब वो सेना जस्त लगाने वाली नहीं है। तो वो पहले सेटलमेंट देख लेते हैं। और कई बार क्या होता है, वो करने से पहले ही ये सब ट्रांसफर और ये सब शुरू करते हैं। जैसे कैसे करेंगे, नरेंद्र मोदी बोलेगा भाई टेक ओवर करना है, तो जो जनरल है वो बोलेगा भाई ये ब्रिगेडियर है इसको असम लगा दो,
और हाँ। इसको वॉलंटरी रिटायर कर दो, हाँ। और ये 5-7 कर्नल है, इन कर्नल को अभी छुट्टी पे भेजो, तो ये 2-3 महीने में ये सब कांड कर दो क्या, तो फिर 2 महीने बाद में हम टेक ओवर कर लेंगे। तो ऐसे करके पूरी फील्डिंग जमा ली जाती है। बिल्कुल। तो ये मोनार्की का ये उसका सिस्टम है। अब इसमें अब एक पॉइंट आता है मेरा, ज्यादातर लोग जो बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, मतलब ये डिक्टेटरशिप वाले तो बहुत ही मिलेंगे आपको, कोई लिमिट ही नहीं है कि भाई तानाशाही होनी चाहिए भारत में, या एक बढ़िया तानाशाही होना चाहिए। राजा का सपोर्ट करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे मोनार्की का, पर डिक्टेटोरियल रिजीम को सपोर्ट करने वाले लोग काफी मिलेंगे। उसका वजह होता है कि वो कहीं ना कहीं स्टालिन और माओ ने जो करिश्मे किए वो उसकी चपेट में है कि भाई माओ ने जो किया, मतलब अकेले आदमी ने कंट्री खड़ी कर दी, और स्टालिन ने जो किया अकेले आदमी ने कंट्री खड़ी कर दी। तो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब बहुत ही बड़ा चमत्कार कह सकते हो। तो वो लोगों के अंदर ये बात दिमाग में धंस जाती है कि ऐसा हो ना, तुरंत में 10 साल में भारत विश्व शक्ति बन सकता है, 20 साल में बन जाएगा, ऐसा आ जाए बस कहीं से। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो डिक्टेटोरियल रिजीम को सपोर्ट करते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। और उसका रीजन होता है कि थोड़ा, एक तो उन्होंने इंदिरा गांधी का शासन देखा था, या उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जब इमरजेंसी आई थी तो भारत में एकदम कैसे तेजी से सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। मतलब एक जुमला चलता है काफी, भी ट्रेनें टाइम पे चलने लग गई थी, सारे अधिकारी टाइम पे आते थे, इस टाइप से आपको सुनने को मिलेगा, है ना। तो स्टालिन और माओ और इन दोनों का प्रभाव, और भारत में इंदिरा गांधी का 2 साल का कार्यकाल, इस वजह से बड़ा तबका एक्टिविस्ट का डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है। और उनके लिए सामने जो वो चीज, क्या चीज वो लोग समझ पाते हैं, और उसमें मैं क्वेश्चन रखता हूँ जिसका आंसर देने वाला मेरे को मिला नहीं आज तक, कि भाई जब भी आप ये बोलोगे कि भाई डिक्टेटरशिप होना चाहिए, तो उसका पहला मतलब ये है कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, उसमें आपका रोल क्या है, आपका क्या रोल है। वो तो जनरल ही ला सकेगा ना, तो जनरल तुमको पूछेगा क्या, वो तो नहीं पूछेगा। मतलब डिक्टेटरशिप को कभी लाया नहीं जाता, लाया जा सकता है। डिक्टेटरशिप तो बारिश की तरह है, आएगी, खुद ही आएगी। भूकंप है तो आप केवल प्रार्थना कर सकते हो भूकंप आना चाहिए, जब वो आएगा आपको नहीं पूछेगा वो। पब्लिक ओपिनियन का उसमें कोई महत्व नहीं है, राइट। हाँ, तो ये बात से शुरू होते ही खत्म हो जाती है। मैं उसको पूछता हूँ भाई, वो बोलता है डेमोक्रेसी तो बकवास है। मैं बोलता हूँ तो क्या होना चाहिए, तो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। मैंने कहा तो तू ये डिक्टेटरशिप होनी चाहिए ये बात क्यों बोल रहा है, तेरा क्या रोल है। डिक्टेटरशिप का मतलब ही ये है, तू ये कह रहा है मेरे को कुछ मत पूछो, तो फिर क्यों बोल रहा है जब पूछना ही नहीं। हाँ, तब उसका भाई इसका एक, जब मुशर्रफ ने टेस्ट किया था 2001 में पाकिस्तान को, तभी एक जुमला चल पड़ा था, मीडिया में काफी फेमस हुआ था, जैसे भारत के बारे में है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इसका विस्तार हुआ था उस समय, और इसमें किसी ने जो कहा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मर्जी का नाम मुशर्रफ, मतलब मर्जी का नाम मुशर्रफ है। तो भाई डिक्टेटरशिप जो भी होगा वो तो उस मर्जी से आएगा ना, आना होगा तो तेरे को थोड़ी पूछने आएगा। तो बात वो करो ना जिसमें तुम्हारी या मेरी भूमिका हो, तभी तो डिस्कस करें। मैं बोलता हूँ राहुल गांधी आना चाहिए, तो हाँ भाई ठीक है, तो राहुल गांधी को वोट दे ना दे। केजरीवाल आना चाहिए तो केजरीवाल को वोट दे ना दे। तुम कह रहे हो भाई विपिन रावत आना चाहिए, तो रावत आ जाएगा खुद ही, उसको टूर में हमारा क्या लेना देना। जब उसको आना होगा तो बटालियन लेके आ जाएगा, कर लेगा, तो हमको थोड़ी पूछने आएगा। तो फिर दूसरा क्या उनका रहता है कि एक अच्छा डिक्टेटर आना चाहिए। तो भाई डिक्टेटर अच्छा बुरा वो भी आप डिसाइड तो नहीं कर पाओगे जिंदगी में, जब आपके हाथ में भूमिका ही नहीं है लाने की ना लाने की। तो मतलब मैं इस बात को कैसे मानता हूँ, क्योंकि जो आदमी बोलता है डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ उसको अगले मिनट में सुनना बंद कर देना चाहिए हमको, कि भाई डिक्टेटरशिप है तो तू मंदिर जाके अगरबत्ती लगाना है, बहस क्यों कर रहा है, तो उसमें तेरे मेरी क्या भूमिका है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई तू डिक्टेटर बन जाएगा, तेरे पास है आर्मी का कंट्रोल, या मेरे पास है आर्मी का कंट्रोल,
वो तो जनरल के पास होता है। तो वो डिक्टेटरशिप वाला जो पूरा है सिस्टम, उसमें ये मतलब ये जाने कैसे सोचते हैं लोग, मेरे तो आज तक समझ नहीं आई कि वो बोलते हैं डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। भाई आनी चाहिए तो आ जाएगी ना, तुम बात करके क्यों टाइम खराब कर रहे हो? इसमें एक बिंदु मुझे समझ में आता है कि यदि पब्लिक ओपिनियन डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में है तो पब्लिक में रिवोल्ट और एनार्की की संभावना कम होगी। तो अब आप बोलेंगे वेपन नहीं है पब्लिक के पास, तो इलीगल वेपन नहीं नहीं नहीं, आपका पॉइंट यहीं पे मैं इसको वो मतलब यहीं पे बूम गया, आपका पॉइंट यहीं पे खो गया है कि जब पब्लिक डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में है तो भाई देखो, पहली बात तो डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में कभी कोई हो ही नहीं सकता। उसे डिक्टेटर का नाम बताना पड़ेगा और उसी के सपोर्ट में वो आ सकता है। तो पहले तो आदमी बता ना किसको, मतलब तू क्या, मतलब तू मतलब है कि डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में तो ठीक है, मैं डिक्टेटर बन जाऊं क्या, या राहुल गांधी को बना दे क्या? भाई सामने वाला डिक्टेटरशिप का सपोर्ट ही तब करेगा जब उसके पास में कोई डिक्टेटर है। हाँ, आप बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, हाँ। भाई कोई डिक्टेटर, भाई और ठीक है, ओवैसी डिक्टेटर बन जाए भारत का, बोलो बर्दाश्त है आपको? नहीं, हमको नहीं तो है ना। हाँ, तो मतलब आप बोलोगे ना ओवैसी को नहीं बनाना, हाँ, हाँ, या ममता बनर्जी बन जाए तो कितने लोग उसको डिक्टेटरशिप की उसकी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करेंगे बताओ? समझ आपकी बात। तो कोई डिक्टेटर होना चाहिए, ये बात ही गलत है शुरू। हाँ, समझ गया। तो नाम रखो पहले तुम। हाँ। अबे तुम किसको डिक्टेटर चाहते हो? मोदी को? तो मोदी तो वैसे ही पीएम है। हाँ, हाँ, तो वो तो पॉइंट ही खत्म हो गया ना आपका। हाँ, हाँ। तो इसलिए पब्लिक सपोर्ट डिक्टेटरशिप को कभी नहीं आता है, डिक्टेटर को आता है। और ज्यादातर नहीं, 100% मामलों में जो आदमी डिक्टेटर को सपोर्ट करते हैं, मैं उसको पूछता हूँ तेरे डिक्टेटर का नाम बता, तो वहां पे वो गड़बड़ हो जाता है, क्या है? नहीं मेरे पास तो नहीं है। अरे तो भाई तू किधर से किसको सपोर्ट कर रहा है? क्या ऊपर से इंद्र को लाके बनाने वाला है कि कोई अवतार आएगा? कौन आएगा? नाम तो दे। तो पब्लिक ओपिनियन डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में कभी आता ही नहीं है जब तक कि डिक्टेटर ना आ जाए। जब डिक्टेटर आ जाता है ना, मतलब डिक्टेटर जब टेक ओवर कर लेता है, तभी पब्लिक उसके बारे में ओपिनियन बनाना शुरू करती है कि भाई इसको चालू रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन उसके सपोर्ट में है तो फिर तो तुम इलेक्शन करा के हमेशा के लिए बने रहो ना। पर आज तक कभी किसी डिक्टेटर ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? क्योंकि वो इसको फैब्रिकेटेड करता है कि पब्लिक ओपिनियन मेरे साथ है। मतलब वो जनमत को मैन्युफैक्चर कर देता है दिखाने के लिए। पर इलेक्शन जैसे ही कराएगा पब्लिक उसको साथ मार देगी। इसलिए कभी कोई डिक्टेटर ने इलेक्शन नहीं कराए। तो ये बात भी शुरू से गलत हो जाती है कि डिक्टेटरशिप का सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिलता। अगर मिलता तो वो बंदा इलेक्शन करवा देता। तो जब जिसने, जैसे अयूब खान है पाकिस्तान को जिसने पहला जो वो था, फिर जनरल जियाउल हक है, फिर मुशर्रफ है, इन्होंने 10-10 साल निकाले डिक्टेटरशिप, इलेक्शन करवाए गया इन्होंने। इनको पता है पब्लिक जूते मारेगी अभी। तो डिक्टेटरशिप का इस टाइप का खिचड़ी है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली डिक्टेटरशिप में। तो मैं तो कोई कौन आएगा हमें नहीं पता, और आएगा पब्लिक सपोर्ट। अभी पब्लिक सपोर्ट अभी इलेक्शन ही करवा लो ना, फिर तो मैटर ही खत्म हो गया। तो वो होता नहीं है कभी, ठीक है ना। पर वो क्या है, देखो स्टालिन और माओ के करिश्मे से या उनके उस शासन से बाहर नहीं आ पाते, तो उनके दिमाग में, ज्यादातर के दिमाग में ये बैठा रहता है कि स्टालिन या माओ जैसा आदमी आ जाए जो कंट्री खड़ी कर देगा 15 साल में। और वो फिर इसमें बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं, पेचीदगियां और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को वो आंसर भी नहीं करना चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। एक प्रकार से चमत्कार चाहिए उनको, तो वो तो कोई रूप नहीं हुआ। अब इसमें तो ये मोनार्की है, और ये देखो मोनार्की अपने आप में फेल मॉडल क्यों मैं बोलता हूँ कि भाई पिछले 5000-10,000 साल से तो मोनार्की से ही दुनिया चल रही थी ना। तो फिर वो खत्म क्यों हो गई मोनार्की? क्योंकि ये सस्टेन ही नहीं करता। एक पूरी आवाम है, उसको आप ऐसे कब तक चलाओगे कि भाई तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं जो बोलूँ वो कानून, तो वो चीज चलती ना, चल पाई क्या दुनिया में बताओ? मतलब जो सिस्टम 5000 साल 10,000 साल से चल रहा था, मोनार्की तो चल रही थी ना हमेशा से, तो वो टिक क्यों नहीं पाई? सभी जगह से क्यों खत्म हुई मोनार्की, और सब जगह वोटिंग राइट क्यों आए?
क्योंकि वो मॉडल सब तभी तक सस्टेन कर सकता है जब तक लोगों को ये पता ही ना हो कि भाई वोट देने का भी कोई सिस्टम हो सकता है। जैसे ही ये पता लगा, खत्म बस। अब मोनार्की नहीं चला पाओगे आप। तो पहले राजा शासन क्यों कर पाया इतने, मतलब 5000 साल तक भी कोई सिस्टम ने काम किया, उसकी वजह क्या थी? तो बड़ी वजह एक तो मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। मतलब ज्यादा दूर मत जाओ, 50 साल पहले तक भी, 50 साल भी छोड़ो, 40 साल 30 साल पहले तक भी भीलवाड़ा और अजमेर के लोगों के आपस में कम्युनिकेट करने का माध्यम जीरो होता था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई तरीका है ही नहीं। और 200 साल पहले जाओ तो मतलब 500 साल पहले तो छापा खाना ही नहीं था। 600 साल पहले तो किताबें तक नहीं थी। तो पेम्पलेट बैनर कहाँ जा रहे हो आप? किताबें ही नहीं है अभी तो। और जो किताबों को लिखना जो होता था वो इतना महंगा होता था, पता है ना, वो सरकंडे को दबा दबा के लिखना पड़ता था। माइक नहीं होते थे, फोटो होते थे। तो फिर दूसरा गैदरिंग करना, कोई भी राजा के उसमें पॉलिटिकल गैदरिंग, वो तो बैन होती थी। सामाजिक गैदरिंग होती थी, धार्मिक गैदरिंग हो सकती थी, उत्सव हो सकते थे। पर मैं पॉलिटिक्स पे भाषण दूंगा, लोग इकट्ठे कर लूंगा, 2 घंटे में राजा के सैनिक उठा के लेके जाएंगे। नेतागिरी नहीं कर सकते थे, मतलब ना, मतलब ही नहीं है कोई नेतागिरी। मतलब राजा पॉलिटिक्स के बारे में बात करना ही गुनाह है। अच्छा, ओके। तो और जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे वो थे ही नहीं। तो डेमो मोनार्की आदमी कोई तर्क देते हैं भाई 5000 साल मोनार्की सस्टेन कैसे कर गई? अगर मोनार्की बुरी बात है तो इतना क्यों चली? तो भाई पहला रीजन, आवाम को आपस में कम्युनिकेट करने के तरीके नहीं थे। ठीक है, तो कॉमन नॉलेज नहीं बन पा रही है। ठीक है ना। और जहां पे ये तरीका टूटा वहां मोनार्की वीक होना शुरू हुई। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि अपने कवियों, शायरों और ये जो है अपने भाट और ये जो होते हैं ना, जो भी होते हैं, इनके माध्यम से राजा ने और धार्मिक गुरुओं के माध्यम से राजा ने लोगों के दिमाग में ये बात बहुत गहरे ठास के रखी थी कि भाई राजा जो है ना वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ईश्वर का प्रतिनिधि है और तुम सब मेरी संतान हो, और मैं उसका एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। और लोगों को इसके अलावा कोई शासन पद्धति सूझी ही नहीं कभी। जहाँ राजा कोई तो होगा ना भाई, जैसे हम सोचते हैं भाई पीएम कोई तो होगा, किसी को तो रखना पड़ेगा ना पीएम, वरना कंट्री को चलाएगा। तो उस वजह से वो लोगों को ये गोली दे के रखी थी कि ईश्वर राजा का प्रतिनिधि है और तुम सब हमारी संतान हो और हमारा काम है तुम्हारा पालन पोषण करना। तो राजा को अपने पालक के रूप में देखते थे। और फिर वफादारी और इस टाइप की चीजें जो इसके माध्यम से दिमाग में ठास थी, तो राजा के वफादार रहना और ये वो सब नहीं। अच्छा, और बात पूछनी है। हाँ। तो ये जो ऋषि दयानंद का जो डायलॉग है, ये तो वेद का डायलॉग है, तो ये तो बहुत प्राचीन है। हाँ, बहुत प्राचीन है। प्रजाधीन राजा 1870 का है। नहीं, उनका लेकिन उन्होंने वहां से उद्धृत किया ना, मनुस्मृति से और ऋग्वेद के वगैरह। वो उन्होंने वेद से उद्धृत किया है। हाँ, तो मतलब ये विचार तो रहा ही होगा 2-4 हजार साल पहले भी भारत में कम से कम। हाँ, पर ये बस बात वही तो है ना कि ये भी एक लेबल है ना, प्रजा के अधीन होना चाहिए। तो राजा बोलता था मैं प्रजा के अधीन ही तो हूँ। अच्छा, प्रोसीजर क्या हो वो तो नहीं चमकी ना कभी किसी को। मतलब अधीन करना कैसे? वोट वापसी पास मैं तो ये बात तो वोट शब्द ही नहीं आया था ना उसमें तो। भाई देखो, मेरी बात समझो कि अभी आप नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, कोई भी नेता का भाषण सुनो, वो क्या बोलता है? हम तो सेवक है तुम्हारे। मोदी ने तो यहाँ तक बोला था एक बार बोलते बोलते कि भाई काम पसंद नहीं आया तो लात मार के बाहर निकाल देना। हालांकि लात मारने का अधिकार प्रोसीजर क्या है? तो रिकॉल का वही तो वोट वापसी है, और है क्या लात मार के बाहर निकालना? ठीक है ना। तो भाई लात मार के बाहर निकालेंगे कैसे? एमपी लात मार सकते हैं, हम कैसे मारेंगे? हमको तो वोट वापसी का कानून दे तभी तो मारेंगे लात 5 साल से पहले, वरना मारेंगे कैसे हम तेरे? तो था क्या उस समय कि भाई ये एक लेबल था
कि प्रजा के अधीन होना चाहिए। अधीन कैसे हो, ये तो बात ग्रीस के अलावा पूरी दुनिया में कोई सोच ही नहीं पाया था। सबसे पहले ग्रीस ने 2500 साल पहले ये बात सोची कि भाई राजा को प्रजा के अधीन कैसे करें, और प्रजा के अधीन करने के लिए कि भाई राजा जो है उसको दंड देने की शक्ति उसके हाथ से लेके जनता के हाथ में पकड़ा दो। अच्छा, आपने सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ी होगी ना? हाँ, उसमें भी तो काफी चैप्टर है, पहले, मतलब कुछ 10वीं क्लास में था तब पढ़ी थी। मतलब राज्य व्यवस्था पर प्रॉपर चैप्टर है, और मेरे हिसाब से वो दयानंद का ख्याल नहीं था, वो भी सब मनुस्मृति और वेद वगैरह से लेकर आए होंगे। हाँ, मतलब वैसे उन्होंने जितना भी लिया है वेदों से लिया है, मनुस्मृति वगैरह से नहीं लिया है। वो वेदों के अलावा कोई भी जगह से उन्होंने कोई सोर्स नहीं लिया। तो उसमें प्रोसीजर वगैरह थे, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा करे तो वो ऐसा करे तो उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं? हाँ देखो, वो सभी सिद्धांत हैं। हाँ, उन्होंने जितना भी दिया है सब सिद्धांत है, सैद्धांतिक है। हाँ, और सिद्धांत जो है ना, वो एक बढ़िया सिद्धांत है, उसके ऊपर एक लेबल होता है। अच्छा, तो सिद्धांत और लेबल, हाँ, उससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। एक्चुअली में प्रोसीजर चाहिए होता है एंड में। हाँ, हाँ, और प्रोसीजर का आपको कहीं पे किसी टेक्स्ट बुक में, किसी वेद के किताब में, पुराण में, कहीं पे कहीं प्रोसीजर है ही नहीं ना। हाँ, तो प्रोसीजर के अभाव में हाँ, बस वो सिद्धांत की तरह था, और किसी ने पकड़ा भी नहीं उसको, और उसकी प्रोसीजर भी नहीं बनाई। और मान लो किसी को चमका, किसी ऋषि को या किसी अध्यापक को या किसी को जिसने वो पढ़ा हो, क्योंकि उस समय पढ़ने का चलन 5-7% लोगों तक ही था, बाकी उसको पढ़ना और ये सब नहीं था। तो चमका हो, तब भी वो इस पॉलिटिकल चीज को, पॉलिटिकल बात को पुश कैसे करेगा? हाँ, हाँ, राजा गर्दन उड़ा देगा। हाँ, 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 ये तो हम कर पा रहे हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन इतने आ गए, वोटिंग राइट आ गए। हाँ, हाँ, बाकी इतनी डिबेट और बात तो कोई मतलब ही नहीं था ना उस समय तो। हम्म, तो ऐसे करके मेरे हिसाब से 2-3 वजूहात रही। पहली वजह रही कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इसलिए आवाम आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और इसलिए वो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह रही कि जो ईश्वर का प्रतिनिधि होना, ये, और फिर छोटी छोटी वजह आप देखोगे तो धर्म के साथ में गठजोड़। जो धर्म था वो आज से नहीं, हमेशा से दूसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली संस्था रही है सोसाइटी की। जैसे पहले सबसे शक्तिशाली पहली सत्ता, सबसे शक्तिशाली सत्ता रहेगा राजा, ठीक है ना, जो शासन करता है। और हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से दुनिया के सभी कोणों में दूसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली संस्था वो रहती है धर्म। और मतलब धर्म क्यों होना चाहिए, लोग बोलते हैं धर्म नहीं होना चाहिए, तो मैं उसमें ये आर्गुमेंट देता हूँ कि भाई धर्म अगर नहीं होगा तो तुमको राजा से बचा नहीं सकता फिर कोई, क्योंकि संस्था, तुमको एक इंस्टीट्यूशन से लड़ना है, तो तुम्हारे पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, संसाधन चाहिए होते हैं। तो धर्म के अलावा कोई दूसरी संस्था, इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सके, ये बात ही गैर मुमकिन है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एक ही संस्था है जो खड़ी हो सकती है, जो इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो राजा से तुम्हें बचाएगी कभी, या राजा के बरक्स खड़ी हो पाए, या तुम्हें जब राजा जूते मारना शुरू करे तो तुम्हें अगर कहीं पे शरण मिल सकती है, तो वो एक ही संस्था दे सकती है, वो धर्म है, और कोई संस्था बनी नहीं सकती। और आज से नहीं है, ये हजारों सालों से है। तो होता क्या था, जहां जहां पे जो राजा थे उन्होंने धार्मिक, जो उस समय के धर्म के जो गुरु गुरायत होते थे ना, उनके साथ में उन्होंने एक अच्छे गठजोड़ बना के रखे। तो वो गठजोड़ बनाने के कारण से पब्लिक के पास में फिर कुछ बचा ही नहीं, नीलकंठा सन्नाटा हो गया ना। भाई देखो, धर्म संस्था कैसे है, धर्म के पास में आज से नहीं तब से उसके पास जमीनें होती थी। जमीन का वैल्यू क्या है, वो एसेट है, पैसा है वो। भवन होते थे, भवन बिना गैदरिंग किधर करोगे, लोगों को इकट्ठा किधर करोगे। फिर आह्वान करने पर लोग, आने वाले लोगों का संख्या होती थी। फिर उनके पास में उपदेश देने के ग्राउंड होते थे, ग्राउंड यानी बेस। बेस मतलब अभी मैं आके बोलूं, मैं कुछ कहने वाला हूँ, लोग आओ, तो 5-7 से ज्यादा आएंगे ही नहीं, तू कौन है, तेरा क्या लेना देना। पर एक गेरुए वस्त्र पहन के कोई संत आया है, या कोई मौलवी आया है, या कोई पादरी आया है, वो बोलेगा मेरे को कुछ कहना है, तो 100-200 इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? उसको राइट है कि वो कुछ बोलेगा तो लोग सुनने आएंगे। तो ऐसे करके
ये पूरा धर्म का जो था, तो राजाओं ने क्या किया, धर्म उस समय उनके राजाओं के इलाके में जो जो धर्म थे, उन धर्म वालों के साथ में उन्होंने अच्छा सुविधाजनक गठबंधन बनाया था। और वो राजा सब खत्म हो गए जो जिनका धर्म से टकराव हुआ। मतलब या तो धर्म खत्म होएगा या फिर राजा। तो कोई बहुत कम एग्जाम्पल है कि धर्म खत्म कर पाया है राजा, राजा ही खत्म होता था। धार्मिक संस्था थी वो टेक ओवर करती थी, वो मतलब मजबूत ठहर जाती थी। ये कैसे हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि राजा के पास तो सैन्य बल भी था ना। हाँ, लेकिन बस बात वही है, मतलब जनता का विद्रोह, धार्मिक संस्था के पास में जो सेटअप था, लोगों का जो मजमा था और उसका लोगों पे जो प्रभाव था, वो इतना भयंकर था कि वो अगर विद्रोह करवाते तो खत्म। भाई सेना कितनी होती है? 0.5%, उससे ज्यादा तो सेना नहीं होती है किसी भी देश में। जैसे भारत है, 135 करोड़ का मुल्क है, सेना कितनी है? 20 लाख। तो फिर तो अभी बोलो 2 करोड़ लोग रोड पे आ जाएं। अच्छा, मतलब केवल 2% बोला हूँ मैं। अच्छा, 2% रोड पे आ जाएं। तो अभी मेरे को बोलो, पीएम बोलता है सेना को कि भाई ये सबको गोली मार दो। हाँ। तो अभी बोलो सेना गोली चलाएगी, सैनिक चलाएगा क्या? सैनिक बोलेगा साला 2 करोड़ लोगों पे क्या गोली कैसे चलाऊंगा? अच्छा, मतलब यही पोस्ट कार्ड मूवमेंट है। मतलब पोस्ट कार्ड मूवमेंट यही है, पोस्ट कार्ड मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है, 2 करोड़ लोग को लेकर आ जाए हम। हाँ, मतलब 2% लोग रोड पे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हमको ये शासन नहीं चाहिए, तो सेना खत्म हो गई, सेना के हाथ में नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि सेना, राजा का सेना तभी तक मानती है जब वो ये देखती है कि हाँ, एक तो हम इसे दबा सकते हैं विद्रोह को, और दूसरा वो ये देखती है कि पब्लिक सपोर्ट है राजा के साथ। हाँ, समझ गया। 2 करोड़ का रोड पे आना, मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ में गेम खत्म हो जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा पीएम बर्दाश्त नहीं कर सकता रोड पे। सेना उसको मना कर देगी कि भाई अब नहीं होगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जो सेना है ना वो सोसाइटी में से ही है। वो सब लोग सोसाइटी, जैसे आपने देखा अभी ये किसान आंदोलन के अंदर सेना का इस्तेमाल बल प्रयोग के लिए मोदी ने नहीं किया। किया क्या? नहीं किया ना, बाकी तो गोलियां चलवा देता वो। वजह क्या? जो सेना, जो जिसको आदेश जा रहा है वो सोसाइटी में से ही है, और वो अपने ही सोसाइटी के लोगों पे जाया गोली चलाने से इनकार कर सकता है अगर उसको ये लगे कि सोसाइटी के सपोर्ट में है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि अगर एक निश्चित थ्रेशोल्ड 1% क्रॉस कर जाए ना, तो सेना की चलती नहीं है फिर। तो धार्मिक जो मजमे, मतलब धार्मिक गुरु जो थे उस समय, उनके पास में इस लेवल का सपोर्ट था सोसाइटी का कि कोई भी धार्मिक गुरु अगर शंख बजा दे तो वो बात की बात में 5000 लोग खड़े कर देता था। और वो झोली फैला दे तो बात की बात में 5 लाख रुपया के स्वर्ण मुद्राएं उसके वहां पे आ जाती। तो अगर लड़ने की बात आए तो धार्मिक संस्था जो उस समय थी वो सेना खड़ी कर देती थी 1 महीने। वो अपनी आर्मी बना देगी। आप थोड़ा चाणक्य का देखना, मतलब भारत का ओनली रिवोल्यूशन या जिसे क्रांति कह सकते हैं हम, उसमें आप देखना कि वो चाणक्य सीरियल को देखना, वो मतलब लगभग 98% वो एकदम वैलिड हिस्ट्री पे बनाया है चाणक्य सीरियल। अच्छा, तो वो सीरियल को देखना आप, मतलब वो देखने लायक सीरियल है चाणक्य। उसको आप देखना कि वो चाणक्य जो था वो आचार्य सब कर कैसे पाए। उसमें आपको ये भूमिका दिखेगी कि केवल वो कर पाए गुरुकुलों की वजह से। अच्छा, और उस समय जो धम्म था, मतलब बौद्ध धर्म, उनके जो गुरु थे उनकी वजह से। तो उनका सपोर्ट था आचार्य। वो सपोर्ट की वजह से वो आर्मी खड़ी कर पाए। क्योंकि दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन आर्मी को, भाई राजा को उड़ाना है तो एंड में तो आर्मी चाहिए ना। तो दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन आर्मी खड़ी कर ही नहीं सकता। धर्म ही आर्मी खड़ी कर सकता है। और यहाँ पे फिर एक दूसरा पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल जो कि ज्यादा वजन देता है कि धर्म के नाम पे जब आप आर्मी खड़ी की है
किसी धार्मिक संस्था ने आर्मी खड़ी की है तो वो लोगों में शहीद होने का जज्बा ज्यादा होगा, बशर्ते राजा ने जो आर्मी खड़ी की है उनमें। और इसके आपको हिस्टोरिकल एग्जांपल चाहिए तो बहुत मिल जाएंगे। जैसे बाबर ने, हाँ सबसे अच्छा मोहम्मद का ही है बेसिकली ना, मोहम्मद खुद ही बन गया राजा और खुद ही सेनापति। हाँ, पर उसकी जो उसने जो आर्मी खड़ी की वो उसका जो रूप था वो था धर्म। हाँ क्या? वही हम धार्मिक काम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ वही खुद ही धर्म स्थापक भी वही है, राजा भी वही है, सेनापति भी वही है। हाँ, तो उस वजह से उनके जो वो थे, वो उनके जो लड़ाके थे उनके लश्कर में, हाँ, वो लोग मतलब है कि ये सोचते ही नहीं थे कि हमको वापिस आना है, वो तो थे कि हमको हाँ, तो वही मर जाना है, हाँ, तो हमको जन्नत मिलेगी, हमको तो इस जंग में ही मर जाना है। राइट। तो ये जो जज्बा था, हाँ, ये जज्बा राजा दे नहीं सकता आदमी को, हाँ, ये जज्बा धर्म देता था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1928 में बाबर का, तो खानवा का युद्ध में अब डेट में कोई याद नहीं आ रही है, 1528 की बात है। तो जो फर्स्ट राउंड में जो युद्ध हुआ ना बाबर राणा सांगा से बाबर का, उसमें बाबर हार गया था। बाबर जब हार गया था पहले दिन, तो उसके अगले दिन इसने इस अपने जो पूरी मिलिट्री थी उसको इकट्ठा करके स्पीच दिया, और वो स्पीच के अंदर उसने इसको धर्म युद्ध या जिहाद कहा था कि भाई हम अल्लाह के युद्ध को लड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बाबर ने देख लिया था कि भाई मैं इनको मोटिवेट नहीं कर सकता अब लड़ने के लिए, कोई इनमें मेरे को मतलब इनको मरने के लिए तैयार करना पड़ेगा अब। तो राजा कैसे समझाएगा कि तू मर जा? राजा का देखो, राजा क्या है, राजा ये बात नहीं बोल सकता कि तू मेरे लिए मर जा, राजा ये बोल सकता है तू मेरे लिए उसको मार दे, पर वो ये नहीं बोल सकता कि तू मेरे लिए मर जा। सैनिक बोलेगा नहीं मैं मरने नहीं आया हूँ, वैसा मैं जा रहा। तो बाबर ने क्या किया कि जब मिलिट्री जो अपने उसके मिलिट्री मैन थे उनको सबको बोला भाई ये धर्म युद्ध है, तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? और फिर वो मतलब बाद में वो जीत गया बाबर। और वैसे ही ऐसे ही आप देखो तो बाबर के अलावा भी जैसे ये सिखों में देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने और इन्होंने जो संघर्ष किया मुगलों से, तो आर्मी क्यों खड़ी कर पाए? क्योंकि वो मतलब धर्म के बेस पे आर्मी खड़ी कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए वो आर्मी खड़ी कर पाए। और उनके साथ में भी जो लड़ाके थे सिखों के साथ, मतलब उनके गुरुदेव के साथ में जो लड़ाके थे वो भी कोई जिंदा आड़ा ही नहीं है, मर जाएंगे। तो वो जज्बे से फिर सामने वाली सेना ऐसी सेना को डील नहीं कर सकती ना जो कह रही है हम तो मरने आए हैं बोल। और राजा कितना भी उसको ऊंची दे दे कि भाई तू मेरे लिए मर जा, वो उस समय तो सिर हिला देगा, हाँ मर जाऊंगा साहब, पर मैदान में जाते ही जब वो देखेगा अरे भाई यार तो वास्तव में मर जाएंगे तो वो भाग जाएगा। क्योंकि बात साहस या कायर की नहीं है भाई मैं तेरे लिए क्यों मर जाऊं, ये बता पहले, तो मतलब ही नहीं, पॉइंट नहीं बनता। इतना कॉमन सेंस तो होता है ना आदमी में, पर खुदा के लिए भगवान के लिए तो ना आदमी। तो जिन राजाओं ने धर्म के साथ में अच्छे गठजोड़ बना लिए, ठीक है ना, तो वो लोगों का सत्ता राजापन उनका चलता रहा। और फिर जैसे आप चर्च में इसमें देखो तो चर्च ने तो राजाओं से ज्यादा ताकतवर आर्मी खड़ी करी और 500 साल तक उसने आर्मी चलाई चर्च ने, और उसने खुद ने जिहाद लड़े, 300 साल तक उसने जिहाद लड़े इनसे, इस्लाम से, और चर्च जो था वो राजा से ज्यादा ताकतवर था, और उसने भी जो आर्मी खड़ी कर पाया तो वो धार्मिक संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, इसलिए आर्मी खड़ी कर पाया ना वो। तो मतलब कैसे थोड़ा आप डीप में जाओगे तो चाहे डेमोक्रेसी रहो ना रहो, राजा सही रखो चाहे डिक्टेटरशिप रखो, कुछ भी रख लो आप, राजा या डिक्टेटर या जो भी रहेगा उसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी जो है वो धार्मिक, जो धर्म नामक इंस्टीट्यूशन है ना, वही होता है। क्योंकि वो अगर उसको उखाड़ने पे आएगा तो उखाड़ देगा। जैसे अभी
अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप बोल सकते हो कि भाई जैसे मोदी साहब पीएम, तो वो एक धार्मिक लहर के कारण है। मतलब उन्होंने कोई धार्मिक गुरुओं का इस्तेमाल करके, धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज रूप से ये काम नहीं किया है, पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से बयान तयान दे के, उल्टे सीधे जुमले फेंक फाक के, कुल मिला के उन्होंने धर्म के आधार पर सत्ता ली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा इस तरीके से, इसलिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप चलती रही। अब जैसे पाकिस्तान में जब भी जहां तक मिलिट्री रूल रहा, उनके मौलवियों के साथ में उन्होंने अच्छी बना के रखी है ना, वरना वो उसमें वो कर ही नहीं पाते। तो ये मोनार्की का, इसका मोनार्की, डिक्टेटरशिप और ये सब इनका है। पर अब मैं कैसे देखता हूँ कि एक बार जब वोटिंग राइट आ गए ना दुनिया में और लोग इससे परिचित हो गए, अब दूसरा कोई भी ऐसी चीज आना वो काफी गैर मुमकिन है। अब एक और रह रहा है इसमें, वो एनार्की, मतलब अराजकता, है ना। तो अराजकता का वैसे तो क्या है, देखो अराजकता का जो फेवर करते हैं, ये जो बोलते हैं भाई हम तो एनार्किस्ट हैं, सरकार है ये स्टेट और सरकार होना ही नहीं चाहिए क्या, मतलब ऐसे नमूने भी काफी हैं। लेकिन वो अगला क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुमको राजा, या तो राजा को रखो या डिक्टेटर को रखो, चाहे तुम ओलिगार्की रखो, चाहे कुछ भी रखो, पर कंट्री चलाने के लिए कोई तो रखना पड़ेगा। कंट्री खुद से तो नहीं चलेगी, आर्मी कौन चलाएगा, आर्मी को तनख्वाह कौन देगा, और तनख्वाह नहीं दोगे सैनिक घर चले जाएंगे। तो एनार्की तो क्या है, ये तो केवल बहस की बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। भाई राजा काम क्या करता है, राजा सेना चलाता है। डिक्टेटर क्या करता है, भाई वो भी सेना चलाता है। तो पीएम क्या करता है, भाई वो भी सेना चलाता है। तो तुम अनार्की लो, कोई बात नहीं, अनार्की आ जाएगी, सेना कौन चलाएगा उसका जवाब दो। तो वो जवाब वो जिंदगी में देते नहीं है। तो ये सेना का क्या करना है। मतलब कल भारत में अनार्की डाल देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है, ये जो 20 लाख की फौजें खर्चा खा रही है, और जो कर्नल ब्रिगेडियर जनरल बना रखे हैं, जिनको बोल रखा है कि भाई सीमा पे जाके उधर मुंह करके ध्यान रखो, चाइना नहीं घुस जाए, पाकिस्तान वाले नहीं घुस जाए, लंका नहीं घुस जाए इधर से। तो इन 20 लाख लोगों का क्या करना है, इनको क्या वर्दी उतरवा के इनको बोल दे घर जाओ। तो ये उनके डिस्कशन में कभी आता ही नहीं है। मतलब वो बोलते हैं क्या बात हुई, कौन सी सेना, ठीक है ना। और मतलब अब फिर उनका आर्गुमेंट क्या रहता है कि भाई हर आदमी खुद की रक्षा करेगा। भाई खुद की रक्षा है वो पुलिस से कर सकते हैं, वेपन हो तो, सेना से कैसे करोगे। तो एनआरकी का मॉडल पहली बात सस्टेन कब करता है, तो इसके सस्टेन की पहली शर्त है, दुनिया में कोई भी देश अगर सेना ना रखे तो एनआरकी आती है। एक भी देश ने अगर सेना रख ली तो बस खत्म। मतलब कोई आदमी मेरे को बोलता है भाई एनआरकी, मैं तो एनआरकी में मानता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ पहले चीन जा, वहां समझा कि सेना खत्म कर, तो हम खत्म करेंगे फिर। तो चाइना तो जाके बोल नहीं रहा है, चाइना को तो बोल नहीं रहा है कि सेना खत्म कर दो। क्योंकि एनआरकी का पहला मतलब यही है कि एनआरकी का मतलब है सेंट्रल बॉडी पे कोई आदमी ही नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन होगा ही नहीं, कोई सब आदमी प्राइवेट, मतलब प्राइवेट स्कूल चल। तो वो क्या करते हैं, मतलब बड़ी चालबाजी क्या है उनके पास में, मतलब पब्लिक का टाइम खराब करना, एक्टिविस्ट का टाइम खराब करने के फालतू है उनका। क्या वो क्या बोलेंगे, स्कूल है प्राइवेट लोग चला लेंगे, ये पुलिस है वो प्राइवेट हो जाएगी, हर आदमी पास वेपन होगा, ये होगा, रोडें हैं प्राइवेट हो जाएगी, होटल है सब प्राइवेट ही है, ये सब है। पर सेना इसको छूते ही नहीं है शब्द को। अच्छा, तो भाई सेना का क्या करना है। मतलब जैसे वो क्या बोलेंगे, वही टैक्स सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। टैक्स किस बात का, तो सरकार चलानी है। सरकार क्यों चलानी है, सरकारी आदमी को जिस स्कूल में जाना है बच्चे को पढ़ाएगा, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट एयरपोर्ट, प्राइवेट। अबे सेना का क्या करना है, तो ये बात ही वो टच ही नहीं करना चाहते। है ये क्या आ गया बीच में, सेना नहीं सेना वेना कुछ नहीं। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, सेना कौन चलाएगा, टैक्स तो सेना के लिए लेते हैं। अभी जैसे ब्रिटिश एम्पायर था भारत में, तो ब्रिटिश भाई भली धोखे की टट्टी है, पर कुछ तो था ना उनके पास में। वो बोलते थे भाई लगाम दो, तो जमींदार बोलता था भाई लगाम किसका, अभी मेरी सेना रख रखी है, मैं सेना हटा लूंगा तो तेरा पड़ोस वाला जो राजा है वो तेरे पे आक्रमण करके चढ़ बैठेगा, तेरे को खा जाएगा। तो इसलिए जमींदार यार राजा सामंत होता था, वो बोलता ठीक है मैं दूंगा तेरे को लगाम।
हाँ। और जो जो जनता होती थी उसको वो बोलते थे, राजा जाके बोलता था हाँ भाई लगाम देना है, तो वो बोलते लगाम का ये बात का भाई अभी मैं हटा लूंगा तो अभी वो पड़ोस का राजा आके तेरे खेत जला देगा, अगर सब सामान लूट के ले जाएगा तो फिर मेरे पास नहीं आना। तो उसमें तो वो बोलता था ठीक है। पुलिस प्राइवेट है क्या एनार्किस्ट में? पुलिस है? देखो मैं भाई मेरे को पता ही भाई, प्रोसीजर तो उन्होंने कभी दी नहीं, आधा पेज लिख के तो देते नहीं, वो बोलते हैं केवल। अच्छा। तो मुझे तो ये भी मुझे नहीं पता कि अच्छा। पुलिस का क्या होगा, पर मैं बोल रहा हूँ पुलिस बिना भी आदमी मतलब सोसाइटी चल सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। कैसे चल सकती है? आप हर आदमी को वेपन दे दो। हाँ हाँ। जैसे पहले काबिले होते थे। हाँ। तो काबिले होते थे वो चलते ही थे ना, सबके पास वेपन है, काहे की पुलिस? सभी हाँ। पुलिस है। हाँ हाँ। और जिस समय जिसका जोर चल गया, हाँ। भाई देखो शोले में देखो, शोले में क्या है, गब्बर के पास वेपन है, हाँ। वो आके रामगढ़ से हफ्ता ले जाता है। हाँ। और रामगढ़ के सब लोगों को वेपन दे दो, बंदूकें दे दो एक एक। हाँ। अब गब्बर आएगा क्या? हाँ। अब गब्बर नहीं आएगा, क्योंकि गब्बर की गैंग में 30-40 लोग हैं और गांव में 800 लोग हैं। हाँ। और वो 800 के पास ही वेपन है, तो बंदूकें। सबके पास यदि वेपन है तो फिर सेना की तो भी जरूरत है? भाई सेना तो टैंक, तोपे और प्राइवेट जेट लेके आने वाली है ना। उसका क्या करोगे? नहीं समझे आप? भाई सबके पास वेपन है, पर वो तो प्लेन आएंगे ना अब। हाँ। और वो तो कॉम्प्लेक्स वेपन लेके आने वाले हैं। हाँ सही बात है। तो कॉम्प्लेक्स वेपन लेके आएंगे, टैंक लेके आएंगे, और तुम खुद ही अपने हथियार जमा करवा दोगे जब सेना घुसना शुरू करती है तो। हाँ हाँ। तो मतलब है कि सेना का मुकाबला सेना ही कर सकती है ना। वो वहां से तो, और तुम्हारे शहर में 25 बम गिरा के निकलेंगे और अजमेर शहर के लोग जो जो उठा सकते हैं उठा के जंगलों में भग जाएंगे, फिर वो आके अजमेर पे कब्जा कर लेंगे। तो ये एनार्किस्ट भी तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स वेपन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वही तो फर्क है, नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखो ये बड़ा वो ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो आपने बोला कि भाई ठीक है सब अपना अपना बनाओ, तो अंबानी क्या करेगा? अंबानी 1000 ड्रोन और 2000 टैंक बना लेगा, और टाटा भी बना लेगा। अब अंबानी और टाटा मिलके ये सरकार बना लेंगे अपनी, और ये डिक्टेटर हो जाएंगे, और ये बोलेंगे कि अब तुम हमको टैक्स देना शुरू करो। अच्छा, तो इसका जो रूट है वो ह्यूमन साइक में फियर और ग्रीड है क्या? भाई वो तो एक सिंपल बात है, जैसे जैसे ताकत आएगी आदमी के पास में, वो टेक ओवर या अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करने ही वाला है, तो कैसे रोकोगे? हाँ, तो वो रूट आ गया ना बेसिकली। मतलब हाँ मतलब क्या, ग्रीड और फियर, मतलब ह्यूमन साइकी में टाटा बेसिकली क्यों डिक्टेटर बन जाएगा? क्योंकि उसके अंदर ग्रीड है उसकी साइकी में, ह्यूमन साइकी में। नहीं ग्रीड नहीं है, फियर बोलो कि भाई उसको भय है कि अंबानी ना बना ले, वरना हाँ, अंबानी मेरा साम्राज्य खा जाएगा। फियर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी है। हाँ तो हाँ वो मान लो। हाँ। तो कुल मिला के तो फिर अंबानी भी है, उसको अगर अनार खिलाते हो और हर आदमी को कुछ भी बनाने की छूट है, तो वो ड्रोन बनाना शुरू करेगा। आप और मैं बना लेंगे क्या? हाँ। अपन तो नहीं बना पाएंगे, तो वो आर्मी खड़ी कर देगा 6 महीने में अपनी। हाँ। और आर्मी खड़ी करने के बाद वो हम सबसे हफ्ता लेना शुरू कर देगा, जैसे गब्बर सिंह लेता था। हाँ। तो बस जैसे वही है कि एक गांव है, सबके पास में दुनाली है या रिवॉल्वर है। हाँ। और एक जत्था पहुंच गया स्टेन गन AK-47 का। हाँ। तो बस वो हफ्ता देना शुरू करना है उनको, क्योंकि ताकतवर हथियार सामने आ गया। हाँ। और ऐसे कोई टैंक लेके आ गया तो AK-47 वालों को हथियार डालने पड़ेगा। तो एंड में जाके क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कि भाई पानी है, वो मतलब ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी के हर चीज ग्रेविटी के अनुसार ही चलेगी ना। तो अगर तुम ओपन कर दोगे, सब कुछ फ्री कर दोगे, तो भाई जिसकी जो मर्जी जो करो, तो तब भी जो संसाधन वाला व्यक्ति होगा वो सबसे ताकतवर होगा, और फिर वो और ताकतवर होते होते वो राजा बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, या वो उसका मतलब निजाम डाल देगा। आप बच नहीं सकते उसके निजाम से। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे यहाँ पे नहीं हुआ तो ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी आ जाएगी भारत में, वो टेक ओवर कर लेगी, मुझे कब आ जाएगा, उसको कैसे रोकोगे? तो भारत में भाई दुनिया में 200 मुल्क हैं, 200 ही मुल्क अगर सेना खत्म करने को तैयार हो, तो एनआरकी पे बात शुरू करें अपन। वरना तो इसमें शुरू कहाँ करोगे? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में डाल रहा हूँ भी सेना का क्या करना है। और सेना चल जाएगी तो भाई सेना अब छोटी छोटी, अब
अब अगर आप ये लॉजिक लेके आते हो कि नहीं छोटी छोटी सेना सब बना लेंगे, तो भाई छोटी छोटी सेना बनाओगे तो वो छोटी छोटी सेना को पैसे कौन देगा? वापस तुमको टैक्स सिस्टम डालना पड़ गया। और छोटी सेना बनाओगे तो जो दुश्मन देश है उसके बाद बड़ी सेना है वो तब भी तुमको टेक ओवर करने वाली है। जैसे ग्रीस था, ग्रीस में जूरी सिस्टम था, तो वहाँ छोटे छोटे कबीले और छोटे छोटे थे, वो भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन रोमन एम्पायर के सामने क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि उन्होंने बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। जब सेना बड़ी खड़ी हो गई तो छोटी छोटी कई सारी सेनाएं उन्होंने मिला ली और अपनी सेना उन्होंने बड़ी कर ली, तो बस वो फिर हो गए। ठीक है। तो ऐसे करके घुमा फिरा के ये अनार्की वाला प्लॉट है वो एक्चुअली हवा में रहता है हर समय, और ये हवा में इसलिए रहता है क्योंकि वो लोग इसके ऊपर आंसर ही नहीं देते हैं, और देते हैं तो बोल के देते हैं, लिख के नहीं देते कि भाई एनआरकी का प्रोसीजर दो, सेना का क्या करना है लिख के दे मेरे को। तो वो घुमा फिरा के समझा देंगे आपको बोल के, पर आप बोलोगे लिख के बता मेरे को कि क्या करना है, तो फिर वो आना माना कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है पवन जी, अभी तो ये सभी व्यवस्थाओं का, हाँ तो ये सभी व्यवस्थाओं का है। फिर इसमें कोई आपका प्रश्न तो है ना?